चलिए, आज हमारा जो ये टॉपिक है शुक्राणु की संरचना, ये अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम हमारे सामने बना है, ये मनुष्य के शुक्राणु की संरचना है। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना को जनरली हम अगर कहते हैं नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सूक्ष्मदर्शी के इसे देखना थोड़ा कठिन काम है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं देख ही नहीं पाएंगे। तो इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम बना है, इसमें हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। इस डायग्राम में 4 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं, हेड रीजन दिखा रहा है। ये सबसे पहला पार्ट है जिसे हम हेड कहते हैं। ये शुक्राणु की संरचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसमें आप देख रहे हैं यहां हेड रीजन यहां तक हमने दिखाया है, और इसमें मेन 2 चीजें आ रही हैं। ये मेन 2 पार्ट आ रहे हैं हेड की संरचना में, आप देख रहे हैं ना। अब इसमें सबसे ऊपर का जो भाग है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्रोसोम कहलाता है। इसका काम क्या है, ये एक्रोसोम जो है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए ये करता क्या है, बना कैसे है। तो इसका जो बेटा निर्माण होता है, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, ये होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स से। किससे होता है? गोल्जी काय, जिसे आप गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। पहली बात तो इसका निर्माण, एक्रोसोम निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हो गया। और दूसरा इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है, इससे एक एंजाइम निकलता है। एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसका काम होता है निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को गलाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमने बताया कि शुक्राणु का सबसे मेन पार्ट हेड। हेड में 2 चीजें, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी कॉम्प्लेक्स से हुआ है। इसका कार्य क्या है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकालना। स्पर्म लाइसिन का काम क्या है, निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को गलाना। लेकिन कुछ स्तनधारी प्राणी ऐसे भी हैं, मैमल्स, जिनमें हम लोग भी आते हैं, मैमल्स है ना हम लोग। स्तनधारियों में ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम नहीं निकलता है। उसकी जगह पर एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज। क्या कहते हैं? हाँ, हाइल्यूरोनिडेज निकलता है। स्पर्म लाइसिन नहीं निकलेगा। मैमल्स में कुछ मैमल्स हैं जिनमें हाइल्यूरोनिडेज निकलता है, और उसका भी यही काम होता है। जो काम स्पर्म लाइसिन करता है, सेम काम हाइल्यूरोनिडेज करता है मैमल्स के केस में, कुछ मैमल्स के केस में। अब उससे बाद में आते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। हमें पता है कि न्यूक्लियस, हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, सबसे ज्यादा हेड रीजन के सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरे है। ठीक है, और एक तरह से ये हेड रीजन की आकृति को भी निर्धारित करता है। न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट काम है कि ये हेड रीजन की आकृति को निर्धारित करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इसका है, केंद्रक। हमें पता है कि किसी भी कोशिका में अगर केंद्रक होगा तो केंद्रक के अंदर डीएनए होगा। ये जरूरी है, होता है। बहुत सारी कोशिकाएं, अगर केंद्रक है तो उसमें डीएनए भी होगा। और डीएनए, चूंकि हमें पता है कि मनुष्य में जो डीएनए होता है, इसके अंदर आनुवंशिक सूचनाएं होती। जो स्तनधारी प्राणी हैं, इनमें आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान, जो आनुवंशिक सूचनाएं वो मेनली डीएनए पर ही पाई जाती है। अब वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलेगा तो क्रोमैटिन बना लेगा या गुणसूत्र बना लेगा। हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर डीएनए मिलेगा तो गुणसूत्र बनाएगा, और गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं।
तो हम इस केंद्रक का जो कार्य देखेंगे, इसका जो कार्य है, इसका मेन काम क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, ये आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएगा। कब पहुंचाएगा? जब ये शुक्राणु जाएगा, अंडे को निषेचित करेगा, तो शुक्राणु का जो डीएनए होगा वो अंडाणु के डीएनए के साथ मैच करेगा, उनके केंद्रक से मैच करेगा, और फिर अपनी सूचना को ये शुक्राणु जो है पहुंचा देगा अंडे के पास। ठीक है, वहां जायगोट बनेगा, आगे का काम होगा। उसके ठीक नीचे हम देख रहे हैं एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं नेक। नेक को हम ग्रीवा भी कहते हैं, गर्दन। इस गर्दन वाले पार्ट में या नेक वाले रीजन में दो इंपॉर्टेंट नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा लिखा है डिजिटल सेंट्रियोल। लिखा है एक अग्रस्त, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अग्रस्त तारक केंद्र, अग्रस्त तारक केंद्र, और दूसरा है डिजिटल सेंट्रियोल यानी दूरस्थ तारक केंद्र। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब हमने बताया कि एक्रोसोम जाएगा, अंडे की झिल्ली को भेदेगा, शुक्राणु प्रवेश करेगा अंडाणु में, शुक्राणु का हेड रीजन जाता है, केवल प्रवेश करेगा, आनुवंशिक सूचनाएं ट्रांसफर होंगी, और उसके बाद क्या, जब जायगोट बनेगा तो जायगोट ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा, जायगोट में विभाजन भी होगा, और बिना विभाजन के भ्रूण का निर्माण हो नहीं सकता है। तो जायगोट में जब विभाजन होता है तो उस विभाजन की क्रिया को क्लीवेज कहते हैं। जायगोट में होने वाला विभाजन क्लीवेज कहलाता है, और इस क्लीवेज की क्रिया को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये जायगोट में क्लीवेज करवाता है, विदलन करवाता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाएगा, दूसरी से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर ऐसे कोशिकाएं बनती जाएंगी, मारूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुलेशन होगा, और फिर जाकर के आगे की प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी। इसके बाद दूसरा यहां पे आप नाम देख रहे हैं डिजिटल सेंट्रियोल, ये भी अपने आप का इंपॉर्टेंट है। इससे एक्सियल फिलामेंट निकलता है। क्या निकलता है? एक्सियल, जिसे हम अक्षीय तंतु कहते हैं। ये जब नेक रीजन से निकलेगा तो मिडिल पार्ट में आएगा, मिडिल पार्ट से होता हुआ टेल रीजन में देख रहे हैं, यहां पे हमने नाम लिख रखा है एक्सियल फिलामेंट का। ये काम ये करते हैं कि स्पर्म को, जब स्पर्म ट्रांसफर किया जाता है वेजाइना में, और वहां से जब वो जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो वहां मूवमेंट की आवश्यकता होती है, और मूवमेंट की दिशा को निर्धारित करने का काम करता है एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, यानी पूंछ वाला रीजन जो है ये शुक्राणु की दिशा निर्धारित करेगा, शुक्राणु की गति करने में सहायता करेगा, शुक्राणु की गति करने में। अब बीच वाला एक पार्ट बच गया, टेल का आपको पता चल गया कि ये क्या करता है, शुक्राणु की गति को निर्धारित करेगा, उसकी दिशा को निर्धारित करेगा। दूसरा बीच में जो पार्ट बचा उसे हम कहते हैं मिडिल पार्ट, ये मध्य भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मध्य भाग के बिना शुक्राणु की गति लगभग असंभव है। इसी क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हमने लिख दिया है स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया सीधे नहीं दिखेंगे, वो स्पाइरली बिल्कुल लगे होते हैं, और इसीलिए हमने ऐसा डायग्राम इनका बनाया है कि लगे कि स्पाइरली है। ये एक दूसरा ऐसे आप जो देख रहे हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसका मेन काम होता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के मिडिल पार्ट में है, और चूंकि स्पर्म को लंबी यात्रा तय करनी है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसके कारण ये शुक्राणु जो है गति करने में सफल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।